సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. मैं सभी से विनती करता हूँ, आप दो सब वक्ताओं का भी बात सुने हैं. हम औरंगाबाद से आए हैं, उनका भी बात सुनेंगे और जो भी मार्गदर्शन देंगे वो हम फॉलो करेंगे. राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मूल निवासी बहुजन समाज के सभी महानायक महानायिका, इनके आचार विचार तथा प्रतिमाओं को मैं प्रथमतः अभिवादन करता हूँ. और इस डायस पे उपस्थित हमारे सभी साथी और आप सभी भाई और बहनों, सवेरे 12 बजे से हम अभी तक सुन रहे हैं. सब लोगों की बातें सुनने के बाद में मैं भी कुछ सुनाना चाहिए, ऐसा कुछ बचा होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है. फिर भी जो विषय हमने रखा है उस विषय को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास जरूर करूंगा. तो सबसे पहले आपके सामने मैंने यहाँ बाबा साहब के 2 कोटेशन लिख के रखे हैं. जैसा बोला जाता है कि अभी बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, अलग अलग गुटों में काम कर रहे हैं, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में काम कर रहे हैं, ये कि नाम से क्या क्या संगठन काम कर रहे हैं. तो आखिर में जाना किधर है? क्योंकि हमारी जनता उस संभ्रम में है, उन्हें यह नहीं पता चल रहा कि हमें जाना किधर है. कोई भी कार्यकर्ता फील्ड में गया तो सबसे पहले उसको सवाल करते हैं कि आप किस ग्रुप से हो. तो हमें सॉल्यूशन देना होगा और सॉल्यूशन तभी मिलेंगे कि हम जितने पुरखों के नाम लेते हैं उन्होंने क्या बताया ये हमें समझना पड़ेगा. पहले जानो, फिर छानो, बाद में उसको मानो. छानने के बाद में अगर से वो सही नहीं लगता तो उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है. छानने के बाद में जो सही लगेगा उसके साथ चलने का प्रयास करो. तो ये पहला बाबा साहब का कोटेशन है, इफ द डिसीज इज नॉट राइटली डायग्नोज्ड द रेमेडी विल बी यूजलेस. आपको अगर से डिसीज क्या है यही पता नहीं चला और बीमारी के ऊपर इलाज करते जा रहे हैं, हमें अगर से कोई बीमारी हो गई है, हम बीमारी के ऊपर इलाज करते जा रहे हैं तो वो यूजलेस हो जाएगा. ऐसा बाबा साहब ने कहा है. इफ द डिसीज इज नॉट राइटली डायग्नोज्ड द रेमेडी विल बी यूजलेस. उसके ऊपर कितना भी ये उपाय करो वो यूजलेस हो जाएगा. आगे बाबा साहब ने क्या कहा है? द क्यूर विल बी पोस्टपोन्ड. जिस बीमारी को सुधारना चाहते वो आगे बढ़ते जाएगा. ये महान सत्य का जो संदर्भ हुआ था उस संदर्भ के संबंध में ये बाबा साहब ने लिखा है. वो वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 1 पेज नंबर 22 और 23 पे लिखा है, जिसमें ये भी जिक्र किया है लो एम इज क्राइम. उसी पैराग्राफ में कि हमारा उद्देश्य ये छोटा नहीं होना चाहिए. हमारे साथियों ने बताया है हमारी सोच, हमारा सेटिस्फैक्शन उसके आगे होना चाहिए. तो ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा डिसीज क्या है, हमारे सामने कौन सी बीमारी है कि जिस बीमारी की वजह से हम त्रस्त हैं और लोगों को हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं. वो अगर एक बार समझ लेते हैं तो जनता को कन्विंस करने के लिए हमारे लिए आसान हो सकता है. दूसरा कोटेशन है यहाँ पे बाबा साहब ने, मैं जहाँ से आया हूँ अभी, मैं बेसिकली महाराष्ट्र से गोंदिया जिला से हूँ, लेकिन अभी मैं औरंगाबाद में रहता हूँ. 35 साल से मैं औरंगाबाद में हूँ. बाबा साहब ने जो मिलिंद कॉलेज निकाला है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, तो उसी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, उसी सोसाइटी से पढ़ा हूँ. तो वो मिलिंद कॉलेज ऑफ साइंस जो है उसके दरवाजे पे एक कोटेशन लिखा है बाबा साहब ने.
वो अभी भी है। आप कभी भी गए तो गौर करना लेना उस पर कि वो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई क्या के लिए थी। तो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाने का जो मकसद था वही मकसद को हमने अपने सामने रखना है। तो हमें जैसा भारत चाहिए वैसा भारत हम निर्माण कर सकते हैं। तो क्या कहा बाबा साहब ने, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटीज ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेयरली टू गिव एजुकेशन बट टू गिव एजुकेशन इन सच अ मैनर एज टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेमोक्रेसी। This is what modern India needs and this is what all well wishers of modern India must promote. इतना मकसद है। भारत में अगर से भारत के संविधान के बल पे अगर से हमें देश की निर्मित करनी है, समाज की निर्मित करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेयरली गिव टू एजुकेशन, खाली शिक्षा देने का मकसद नहीं था, बट टू गिव एजुकेशन इन सच अ मैनर। किस तरह की शिक्षा देना है? टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेमोक्रेसी। इंटेलेक्चुअल डोमेन में वो लोग मॉरलिटी और सोशल डेमोक्रेसी का निर्माण करेंगे। दिस इज व्हाट मॉडर्न इंडिया नीड्स, जिसकी इस आधुनिक भारत के लिए जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट ऑल वेल विशर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया मस्ट प्रमोट। जो भी लोग भारत को सही पैमाने पर निर्माण करना चाहते हैं उन्होंने ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये उस पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी से जो पढ़ लिखे बच्चे आगे निकलेंगे उन्होंने ये काम करना है, बाबा साहब की अपेक्षा थी। वैसा हुआ नहीं हुआ यह अलग मुद्दा है। तो ये इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। अभी हमारा मकसद ये था कि हमने यहाँ लिखा है रिव्यू मीटिंग एंड फीचर प्रोग्राम, जो हमने पिछले महीने प्रोग्राम लिया है। तो रिव्यू करते समय रिव्यू बहुत जरूरी है। हर जितना भी कार्य करते हैं उसका हमें रिव्यू करना चाहिए। अगर हम किसी संगठन का रिव्यू नहीं करते तो भी हमने अपने आप का रिव्यू कर लेना चाहिए। हमने अगर 24 घंटे काम किया, सवेरे नींद से उठने के बाद में रात को सोने तक और दूसरे दिन सवेरे जागने तक, तो हमने 24 घंटे में क्या क्या किया इसका रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। तो रिव्यू करना चाहिए। तो जो प्रोग्राम हुआ पिछले महीने में, वो प्रोग्राम की तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगा कि कोविड के पीरियड के बाद में यह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ कि हमने अलग अलग तरह के संगठन के लोगों को इकट्ठा करके उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने का प्रयास किया है। तो वो हिसाब से प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में प्रोग्राम की जो रिपोर्टिंग पब्लिश की आपने डेली न्यूज़पेपर्स में, वो मैं लैंग्वेज की बैरियर की वजह से सही पैमाने पर नहीं समझ पाया, लेकिन गूगल असिस्टेंट पर डाल के मैंने कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की है। गूगल असिस्टेंट ट्रांसलेट कर देता है आपने जो भी चीज पब्लिश की है। तो वो कोशिश की, तो हमने वो प्रेजेंटेशन सही किया है। लेकिन हमारा खुद का कोई पब्लिकेशन होता था तो वही चीजें अलग तरह से छप के आती थी। वो जिन लोगों की तरफ से छप के आए हैं वो बात नहीं छपवा सकते हैं ना। हमने जो डायस पे बात रखी वो चीज वो नहीं छप पाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश की। ये सभी चीजों का अगर से अवलोकन करते हैं तो वो प्रोग्राम यह सक्सेसफुल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद में वरुण कुमार साहब ने जो समांतरा पब्लिकेशन की ओर से जो नेट पर अवेलेबिलिटी करवा दी है स्पीचेस की, वो भी उसके फीचर टू फीचर बाद में जो उन्होंने अवेलेबिलिटी की वो बहुत अच्छी थी कि उन्होंने सही मैसेज देने का और जिन लोगों ने अपनी बात रखी है उन बातों को भी जनता तक पहुंचाने के लिए सही प्रयास उन्होंने किया है। उसका हमने उनको अभिनंदन जरूर करना चाहिए। उनका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में मीडिया प्रेजेंटेशन का बहुत वीक काम चल रहा है। मैं पिछले 2 साल से पूरे भारत में खाली मीडिया के ऊपर काम किया है। मीडिया के ऊपर इसलिए काम किया कि बाबा साहब ने 31 जनवरी 1920 में जो मूक नायक शुरू किया था, उस मूक नायक की जो जन्म सेंचुरी थी, उस सेंचुरी के मुताबिक हमारे देश भर में प्रोग्राम लगाए थे। तो संगठन के मुखपत्र चलाने के लिए लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए मैं समझाने के लिए पूरे देश भर में दौरे किए हैं। तो वो अलग सब्जेक्ट है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। वरुण कुमार साहब ने कुछ चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है, वो आज का अपना सब्जेक्ट है, वो अलग सब्जेक्ट है, कभी तो बात करेंगे उसके बारे में। तो एक मुद्दा मैं आपके ध्यान में लाके देना चाहूंगा। जैसा सवेरे कुछ लोगों ने बात की है और वो अपनी अपनी बात करके चले गए। हमारा मुद्दा क्या है, हमने आपस में समझ लेना है। समझने की बात तो खत्म ही हो गई।
जो लोग अपनी बात सुना के चले गए हैं उन्होंने समझाया नहीं ना कुछ, क्या करना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैं एक प्रोग्राम में गया था, अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती के बारे में प्रोग्राम था, तो वहां पे एक किसी आरपीआई के ग्रुप का एक लीडर आए थे, तो वो लोकल लेवल पे उनका दूसरे संगठनों के साथ कुछ तो भी मतभेद होंगे, अब मुझे उसका इष्ट पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में ये बोला था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का कोई तो भी एक लीडर बात करने वाला था, तो इन लोगों ने बात खत्म होने तक रुकना चाहिए, और वो रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि जो आदमी बात करना था उसका कोई तो आदमी एक्सपायर हुआ था, तो उसको मौत के लिए जाना था, तो उसने अपनी बात रख के निकल गया। इसके बाद में इसने क्या बात रखी कि वो लोग हमारी बात सुनने के लिए रुके तक नहीं बोले, ठीक है, वो नहीं रुके। उसके बाद में इसने भाषण दिया, ये भी भाषण देके चला गया। अरे भाई, जिसके दूसरे को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो आपको खुद तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप खुद फॉलो नहीं करते हैं और लोगों के ऊपर ब्लेम करते हो तो लोग कैसे मानेंगे? क्योंकि हमारे बीच में जब तक मॉरलिटी डेवलप नहीं होगी तब तक समाज जीवन में लोग हमारे ऊपर कभी भी विश्वास नहीं रखेंगे, और हमने ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए। जैसे साहब ने खापड़े साहब का एग्जाम्पल दिया, खापड़े साहब बेसिकली मॉरलिटी पर बहुत ज्यादा प्रमाणिक बात करते थे। बाबा साहब का जितना भी लिटरेचर है, बाबा साहब ने मॉरलिटी को बहुत कीमत दी है। हमने जो भी वर्क करना है, हमारी मॉरलिटी अगर डेवलप होती है तो लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं गिरेगी, लोग हमारा वर्तन देख के भी खुद बदल जाएंगे। इतनी ताकत हमने अपने मॉरलिटी में डेवलप कर लेनी चाहिए, तो ये हमें एक प्रयास करना चाहिए। तो जो जिन चीजों पे बात हो चुकी है उनको मैं जहां तक दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा, कुछ नए मुद्दों के बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जैसा साहब ने बोला किसी ने कि वो संविधान जागृति के कार्यक्रम कर रहे हैं। संविधान जागृति के कार्यक्रम के बारे में जितनी भी चर्चाएं होती है, उन चर्चाओं में हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका जिक्र खाली संविधान बोल के नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बाबा साहब ने जो भारत का संविधान लिखा है उसके आर्टिकल 393 में क्लियर कट लिखा है, इस संविधान को इसके आगे भारत का संविधान ऐसा कहना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम खाली संविधान बोलते हैं, जिसके वजह से उसका जिस परिप्रेक्ष्य में उसका मैसेज संदेश समाज में पहुंचना चाहिए वैसा नहीं पहुंच रहा है। उससे क्या होगा? उससे दो चीजें होंगी, एक तो लोग भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं तो वो हिंदुस्तान बोलना बंद हो जाएगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर से बोल दिए तो आर्टिकल 1 में क्लियर लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो इससे सीधा मैसेज आएगा कि इसको लोगों ने अभी भारत ही बोलना है, कोई आदमी हिंदुस्तान बोलने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसको यह एक इनडायरेक्ट मैसेज आएगा। दूसरा, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया है उसका सही पैमाने पे हम समाज जीवन में संदेश दे रहे, ये एक मैसेज आएगा कि आर्टिकल 393 का हमारी ओर से वायोलेशन नहीं हो रहा है, ये सिद्ध होना चाहिए। तो इसलिए हमने भारत का संविधान ऐसा ही बोलना चाहिए और वैसा ही जिक्र करना चाहिए। इसके लिए वाम से संगठन को हमारी ओर से BS4 नाम का एक कैंपेन चल रहा है पिछले 2 साल से। तो आज महाराष्ट्र के 6 रीजन में डिवीजन लेवल पे 6 जगह पे अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। भारत के संविधान की सुरक्षा करना है, संवर्धन करना है, समर्पण के साथ करना है, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये संविधान लोगों को भारतीय संविधान पता चलने के लिए हमने क्या करना चाहिए, और हमने उसका बेस रखा है विलेज। जैसा किसी ने बात किया कि हम गांव में जाते ही नहीं हैं, हमारी ओर से देश भर में हमारे 191 यूनिट्स है, 191 जिलों में भारत में हमारा नेटवर्क है अलग अलग राज्यों में। तो 191 जिले में जहां यूनिट्स है वहां से 30 गांवों में हमने प्रोग्राम लगाए हैं, 30 गांव आइडेंटिफाइड किए हैं, वहां पे हमने प्रोग्राम लगाए हैं। वहां क्या प्रोग्राम लगाया जाएगा, लगाने के बाद में दिक्कतें आई वो दिक्कतें सॉल्व करने के लिए आज वर्कशॉप लगाए हैं। तो ये प्रोग्राम बड़े पैमाने में चल रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कहीं तो इकट्ठा आने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमने पिछले महीने में ये जो जयंती का प्रोग्राम लगाया है, डायस पे अलग अलग बामसेप के लोग दिख रहे थे, प्रोग्राम बामसेप का नहीं था,
लेकिन बोलने वाले हर आदमी के मुंह में एक ही बात थी कि ये वामसिक का कार्यक्रम चल रहा है। जो आदमी वामसिक का वक्ता नहीं था उसका इंट्रोडक्शन भी वामसिक के नाम से दिया जा रहा था। यानी वामसिक ने जो क्रेडिबिलिटी निर्माण की है उसका वहां यूटिलाइजेशन हो रहा था। तारावाल मीणा जी आए थे, वो कोई आज के वामसिक के मेंबर नहीं है, कई जमाने में होंगे पहले। वहां बीडी बोरकर आए थे, बीडी बोरकर में वामसिक में नहीं है, वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है। तो जो भी समस्या है उससे बताने का मकसद यह है कि अलग अलग तरह के लोग एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तब समाज को जो संदेश मिलता है वो अलग ही होता है। उसका मैं स्पेशल एग्जांपल आपके सामने देना चाहूंगा। महाराष्ट्र में 2 साल पहले 1818 को जो भीमा कोरेगांव का हुआ था उसको 200 साल जब पूरे हो गए, उसका एक प्रोग्राम चल रहा था पुणे में, और उसके बाद में राइट्स हो गए, अपने लोगों को तकलीफ देना शुरू हो गया और लोगों की ओर से। तो हमने महाराष्ट्र में ऐसे प्रोग्राम लगाए, मूल निवासी एकता परिषद लगाए, अलग अलग संगठन के एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को बुलाना। तो नागपुर में मैं प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए गया था, 13 संगठन के लोग आए थे। ये 13 संगठन के लोग जब लोग एक प्लेटफॉर्म पे देखते हैं उसका मैसेज जनता में अलग ही रहता है। और अभी किसी ने बोला कि 2 विद्वान इकट्ठा नहीं आ सकते। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जिनको आप विद्वान बोले हैं वो अगर इकट्ठा नहीं आते हैं तो विद्वान हो ही नहीं सकते। हम उनको विद्वान मान रहे, ये हमारी गलती है। यही समस्या संगठन के बारे में है। हमारे नेता लोग अगर इकट्ठा नहीं आ रहे हैं तो हम लोगों ने भी सोचना चाहिए ऐसे नेताओं के सामने हमने काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम उनको फॉलो करते इसलिए वो चल रहे ना। अलग अलग तरह के ग्रुप्स के नेता लोगों को चलाने का काम कौन करते हैं? हम ही लोग करते हैं। ये बहुजन समाज के बारे में जैसी सच्चाई है, दुश्मन के बारे में भी वही है। कांग्रेस बीजेपी को चला रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी को चलाने वाले लोग हमारे हैं। हमारे लोगों को अगर वहां से विड्रॉ कर देते हैं तो मूल निवासी बहुजन समाज का कोई भी संगठन खड़ा करना बड़ी बात नहीं, लेकिन विड्रॉ करने के लिए समाज में जाना पड़ेगा, उसको वो समझाना पड़ेगा। वो समझाने के लिए आज के परिवेश में हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है। हमारे पास लीडर्स ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है, और कार्यकर्ता कम होने की वजह से फील्ड में लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फील्ड में दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये चीजें अवेलेबिलिटी हो सकती है, कब हो सकते हैं? अगर हम कैडर बेस्ड लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे संगठन को जैसा कैडर बेस्ड बनाना है वैसा समाज को भी कैडर बेस्ड बनाना पड़ेगा। कैडर बेस्ड समाज अगर से बन जाता है तो एक बार उधर से टूट गया, ब्राह्मणवाद से टूटने के बाद में जो अम्बेडकर आंदोलन में आएगा वो इसको ही मजबूत करने के लिए काम करेगा। तो ये हमने पक्का ध्यान में रखते हुए पहल करनी चाहिए। फिर पहल कैसी करनी चाहिए? जैसे हम आज रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू के लिए पैरामीटर्स लगाने चाहिए, साइंटिफिक पैरामीटर्स लगाना चाहिए। साइंटिफिक पैरामीटर्स लगाते समय पे एक स्वॉट सिस्टम है। वो स्वॉट सिस्टम क्या बताती है? स्वॉट सिस्टम ये बताती है कि किसी भी चीज का रिव्यू करते समय पे उसका स्ट्रेंथ क्या थी, उसके वीकनेसेस क्या है, उनके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए अगर आप रिव्यू करते हैं तो हमारी दिक्कतें बहुत पैमाने पे कम हो सकती हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में फील्ड में वो काम हमारे होते नहीं, इसलिए हम लोग जहां तक रिव्यू करने के लिए आगे आते हैं। तो ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, दलित वर्ड्स का ज्यादा पैमाने पे उपयोग हुआ है। सवेरे से मैं जब सुन रहा हूं तो हम लोगों ने दलित शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने दलित शब्द का उपयोग नहीं किया है। औरंगाबाद में एक डिलीट द दलित बोल के किसी ने एक किताब भी लिखी है। उसके पहले 2012 के आसपास हमने दलित अस्मिता की पहली बोल के देश भर में प्रोग्राम भी लगा चुके हैं, क्योंकि दलित बोलने से लोग थोड़े सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक विशिष्ट समुदाय के लोग अलग हो जाते हैं। हमें लोगों को इकट्ठा लाना है ना, लोगों को इकट्ठा लाना है तो बात हमारी इकट्ठा आने के लिए होनी चाहिए, सेग्रीगेट करने के लिए नहीं। कोई विशिष्ट दलित है या महादलित है बोल के उसको अलग तरह से विचार करते हैं तो वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। हमें किसी भी समाज को फ्रेगमेंटेड नहीं करना है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो,
इन लोगों को अपने, जैसा 20 संशोधन का जो मूवमेंट था, मूल भारत मूवमेंट के अंतर्गत मूल निवासी लोगों को हमें इकट्ठा लाना है। इनका काम कब आगे रहेगा? उनके विचारों के मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो 20 संशोधन जी का जो कहना था उसके मुताबिक हम नया समाज निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो होता क्या समाज जीवन में? अभी किसी ने पुतले के बारे में बात किया है। हमारे लोगों का काम क्या चल रहा है? पुतले बना रहे हैं, पुतले को माला डालते हैं, विचारों को ताला लगा देते हैं। जैसे ही विचारों को ताला लगा देते हैं वैसे ही वहां उनकी मूवमेंट खत्म हो जाती है। हमें हमारे पुरखों की मूवमेंट खत्म करनी है क्या? पुरखों की मूवमेंट आगे चलानी है। पुरखों की मूवमेंट अगर आगे चलानी है तो पुरखों का कहना क्या है ये समझना तो पड़ेगा ना। वो समझने के बाद में आगे जा सकते हैं। हमने कई लोगों की बात सुनने का प्रयास करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट सर्विस पे हूँ, औरंगाबाद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज ए सिटी स्कैन टेक्नीशियन बोल के काम करता हूँ मैं। और जब से सर्विस को लगा तब से इस मूवमेंट में काम करता हूँ। इतना काम करने के बाद में मेरे ध्यान में आया कि ये पुरखों को समझना और बहुत जरूरी है। मैंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फुले आंबेडकर आइडियोलॉजी सीखने के लिए। तो उससे यह पता चलता है कि हमें बहुत सी चीजें पता ही नहीं है कि रोज जो लेक्चर होते हैं, मैं 3 घंटे रोज ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करता हूँ, उससे यह पता चलता है कि हमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है। हमें पता करनी पड़ेगी, ये चीजें समझनी पड़ेगी। हम समझेंगे तो दूसरों को समझाएंगे ना। हमें पता नहीं तो कैसे समझाया जाएगा? तो जहां कहीं भी आप लोग अगर मीटिंग अरेंज करते हैं तो जो लोग सुनने के लिए आते हैं उनकी बात सुनो पहले, और सुनने के बाद में उनको सुनाओ। नहीं तो बहुत समय पे ऐसा हो जाता है, कोई आदमी आता है भाषण देने के लिए, घंटा 2 घंटे भाषण देता है, शिविर लेने के लिए आता है, 6 घंटे भाषण देता है, भाषण देके निकल जाता है, लेकिन सामने वाले का क्या कहना था ये सुनता ही नहीं ना। तो फिर दोनों का मैचिंग होगा कैसे? और दोनों की समस्या मैच नहीं होनी तो दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे? तो दोनों को मिलकर काम करना है तो दोनों ने एक दूसरे की बात सुन लेना चाहिए, आपस में समझ लेना चाहिए, और दोनों ने मिलकर उसको सोल्यूशन निकालना चाहिए। और नेता सोल्यूशन निकाल भी लेता है तो नेता ने जिनके थ्रू समाज जीवन में काम करना है वो कार्यकर्ताओं को कन्विंस करना चाहिए। होता कैसा? हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के बहुत सारे संगठनों के निर्णय हो जाते हैं ऊपर, वो नीचे परकोलेट होते ही नहीं। समझो सीईसी ने निर्णय ले लिया, स्टेट में आना चाहिए, स्टेट का निर्णय डिस्ट्रिक्ट में आना चाहिए। वो जैसा का वैसा फ्लो करने के लिए हमारे पास उतनी यंत्रणा नहीं है, या वैसे कैलिबर लोग नहीं है हमारे पास। इसलिए हमारे सभी मूवमेंट की ये रुकावट हो चुकी है। नाम बहुत सारे लोग संगठन के बताते हैं लेकिन काम नहीं चल रहे हैं, उस पैमाने पे रुके हुए हैं, और वो भी नहीं मानते। और इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सही पैमाने पे समाज जीवन में इसको परकोलेट करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। जैसा बी श्याम सुंदर जी के बारे में जो जिक्र आया, बहुत सारी चीजें हाइड की जाती है, कभी कभी किसी का इतिहास नहीं लिखा जाता, कभी वो चीजें पता ही नहीं चलती। जैसा कामरे सामने या एक भू देवता का मैनिफेस्टो करके बुक लिख रखा था। औरंगाबाद में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं था, पहले उसका नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी था। बाद में 1994 में उसको नाम वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जोड़ा गया। तो उसका इतिहास कब शुरू हुआ ये अगर देखते हैं तो कोई भी आदमी आपको ये नहीं बताएगा कि उसमें बी श्याम सुंदर जी का भी कोई योगदान है, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास में कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने आज तक जितने भी लोगों को सवाल पूछा, लोगों ने उसका जिक्र मुझे ये बताया है 1977 के बाद में वो आंदोलन शुरू हुआ है। लेकिन वो भूदेवता का मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि बी श्याम सुंदर जी ने नांदेड़ में जो प्रोग्राम लिया था वहां पे यह ऐलान किया था कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए। यानी उस सिस्टम में इनका योगदान है। ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अगर से अपना इतिहास लिखते हैं तो उसमें यह बात आएगी, और वही इतिहास अगर से दुश्मन की तरफ से लिखा जाता है तो उसमें यह बात नहीं आएगी, और हमने वो अपेक्षा भी नहीं रखना चाहिए। हमें अगर से अपना इतिहास निर्माण करना है तो हमें अपना ही काम करना होगा। खुद स्वयं लिखेंगे, हमारे समाज के लोग लिखेंगे तो वो उस एंगल से लिखेंगे और वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा।
तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को ढूंढ ढूंढ कर हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे हमने 2010 में तमिलनाडु में वामसिक का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया, तब हमें वहां पे ये पता चला कि पेरियार साहब के पहले वहां पे अयोध्यादास नाम के भी एक व्यक्ति हो चुके हैं जिन्होंने मूवमेंट अच्छी तरह से चलाई है। हमने तुरंत उसके ऊपर किताब पब्लिश की है। ऐसे देश भर में अलग अलग जगह पे बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, उनका एक स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट भी बता देते हैं तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी क्या बोलते होंगे, क्या चलाते होंगे, ये ध्यान में आता है। उनका कोटेशन ऐसा है, यदि आपके पड़ोस में ब्राह्मणवाद के खिलाफ विचार मंथन चल रहा है और आपके घर में आपके बेटे की लाश पड़ी है, तो आपने पहले उस विचार मंथन में भाग लेना चाहिए, बाद में वो बेटे की लाश को दफन कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके समाज के करोड़ों करोड़ों बच्चों को ब्राह्मणवाद दफन करने का काम करते रहेगा। तो इससे क्लियर हो जाता है। तो ऐसे जो भी पुरखे होंगे, जैसे छोटू राम जी हो चुके उधर गए तो मांझी हो चुके हैं। ऐसे मैं जो उत्तर भारत में गया तो बहुत जगह पे नए नए लोगों के नाम मुझे पता चले। तो इन लोगों को हमने इकट्ठा लाना है। हम सिर्फ बी श्याम सुंदर जी का जिक्र करेंगे तो हम लिमिटेड रह जाएंगे। हमें बी श्याम सुंदर जी को अगर से पूरे भारत में पहुंचाना है, भारत के बाहर पहुंचाना है, तो हमें उस सर्कमस्टेंसेस में जाना पड़ेगा जहां 10 पुरखों का जिक्र होता है, वहां इनको भी डालना होगा। 10 पुरखों को समझने के लिए जो लोग आगे आएंगे वो इनको भी समझ लेंगे। सिर्फ हम बी श्याम सुंदर की सुनो बोलेंगे तो लोग उतना नहीं जान पाएंगे। पहले सवाल खड़ा करेंगे, तो उनका सवाल खड़ा करने के पहले हमने स्ट्रेटेजी की भी बात करना चाहिए। फिलॉसफी अलग बात होती है, पॉलिसी तय करना अलग बात होती है, रणनीति तय करना अलग बात होती है। रणनीति के मुताबिक रणनीति लोगों को प्लेटफॉर्म में बताई नहीं जाती। रणनीति इंटरनल फोरम में चर्चा होती है कि ये चीज क्यों करनी है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिलॉसफी का उपयोग किया जाता है, पॉलिसी का उपयोग किया जाता है। तो हमें अपनी खुद की रणनीति तय करनी होगी और उस रणनीति के मुताबिक काम करना होगा। जैसे समांतर चैनल चला रहे हैं, हम LNT न्यूज नेटवर्क चला रहे हैं, ऐसे मूल निवासी बहुजन समाज के 50 के ऊपर चैनल चल रहे हैं। आपने व्हाट्सएप पे किसी ने लिस्ट भेजा होगा, उसमें आया होगा वो 45-50 चैनल को उन्होंने लिस्ट भेजा है। हमें लोगों को यह बताना है, आप कोई भी चैनल देखें, मूल निवासी बहुजन समाज का किसका भी चैनल हो, जरूरी नहीं हमारे चैनल देखें, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो विचार मंथन चल रहा है वो सुने। अगर ऐसा करते हैं तो मूल निवासी बहुजन समाज का मीडिया खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि मीडिया में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। हम अगर से मूल निवासी बहुजन समाज का अलग से मीडिया अगर खड़ा करते हैं तो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, इतना पावर है, और उसी के बल पे हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सभी लोग बोलते रहते हैं मीडिया के अलावा कुछ हो नहीं सकता। अरे भाई, मीडिया के अलावा कुछ हो नहीं सकता तो तुम बनाओ मीडिया। बाबा साहब जाने के बाद में, बी श्याम सुंदर जी जाने के बाद में, हमारे फुले जी जाने के बाद में सैकड़ों साल होते आ रहे हैं। हम है तो चाहते भाई ना, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने जो मुफ्त नेट चलाया था उसको 101 साल हो गए, लेकिन साल भर में जो लोगों ने प्रोग्राम लगाए, मैं वॉच कर रहा हूँ सभी तरफ, सभी किसी ने भी अगर से बोला तो मैं प्रोग्राम सुनते रहता हूँ, सुनना नहीं हो बाद में सुनता हूँ। तो मुझे ये ध्यान में नहीं है कि किसी ने अपनी पत्रिका शुरू की है। हाँ, उसमें क्या हुआ था ये इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने मुफ्त नेट चलाया था, बहिष्कृत भारत चलाया था, समता चलाया था, जनता चलाया था, प्रबुद्ध भारत चलाया था। ये चलाते समय पे क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह के मुद्दे के ऊपर बात होती थी, वो बात करने के लिए है आज के डेट में हम क्या प्रयास कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं तो किसी भी क्षेत्र में हमारी सत्ता आना तय नहीं है। हमें दुश्मनों का गुलाम बनने के अलावा दूसरा रास्ता हमारे सामने नहीं है। वहां से मुक्ति पाना है तो हमें खुद के मुखपत्र चलाना है। जैसा मैंने आपके सामने अभी लेके आया, ये करंट इशू है। अभी 19 तारीख को शिवाजी महाराज की जयंती, हमने करंट उसका विशेषांक निकाला है। ये कुछ लोग तो पढ़ेंगे ना, 5-10 हजार जिसके भी जो सब्सक्राइबर है उनके पास तो जाएगा ना, ये कंपल्सरी है उसके पास जाना।
तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। ये हिंदी में चलाते हैं, हिंदी बेल्ट में हम मूल निवासी टाइम्स, कोई भी चीज आगे पीछे हो जाए लेकिन इसको तो समय पे पब्लिश करना ही है और उसके जो सब्सक्राइबर है वहां तक पहुंचाना ही है, तो इससे हमारी बात वहां तक पहुंच जाएगी। आज हम यहाँ प्रोग्राम ले रहे हैं, क्या डिलिब्रेशंस हुए, क्या डिस्कशंस हुए, ये पब्लिक में प्रेजेंट होंगे तो कुछ लोगों को पता चलेगा ना। पब्लिक में प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो लोगों को क्या पता चलेगा हमने ये क्या क्या किया है। तो इसलिए इस तरह की पत्रिकाएं चलाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये बोलते रहते अभी डिजिटल मीडिया का जमाना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज के जमाने में भी इसकी उतनी ही आवश्यकता है क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन उपलब्ध नहीं रहते। कुछ लोगों को ऑनलाइन क्या होता है पता ही नहीं है। समाज में ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो लोग सिर्फ पढ़ के समझ सकते हैं, उनके लिए तो इसका रास्ता खुला रखना पड़ेगा ना। तो हमने पब्लिश करना चाहिए और ये हम कभी भी देख सकते हैं, लोग संभाल के रखते हैं इसको। जैसा बामसेप के प्लेटफॉर्म पे मैं 1986 से देख रहा हूं, मैं जहां रहता था औरंगाबाद में, वहां ही प्रेस थी बामसेप की। जितने लोगों के आपने नाम लिए सभी लोग वहां आते थे, चाहे कांसीराम जी हो, खापर्डे साहब हो, वामन मिश्रा हो या और जो भी लोग हो चुके हैं, ये सब लोग वहां पे आ जाते थे क्योंकि प्रेस वहां थी और प्रेस में सभी चीज छपते थे। तो उस जमाने से इनके जो पत्र छपे उस जमाने में वो आज भी अवेलेबल है, वो हिस्ट्री बन चुकी है, वो कल बताया जा सकता है उस समय पे ऐसा हुआ है, वो एविडेंसेस है। ये ऑनलाइन सभी डिलिब्रेशंस होते हैं, उनके भी होते हैं लेकिन ऐसे प्रेजेंट नहीं किए जा सकते। समझो कोई लिंक कल नहीं काम किया, हमने यूट्यूब पे या फेसबुक पे कोई ऑनलाइन किया और वो लिंक कल ऑपरेट ही नहीं हुई, क्या करोगे आप? हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए उन चीजों का भी डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका हमने ध्यान में रखना चाहिए। जैसा मकसूद साहब ने वो श्याम सुंदर जी के बारे में बताया, रोटी के बारे में, वो उतना एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से बामसेप के शिविर में समझाया जाता था। ऐसा गंगान साहब बोल के एक बड़े प्रशिक्षक है, वो ये चीज़ें पूरे भारत में समझा देते हैं। वो अभी मेमोरी की वजह से पूरे देश में नहीं घूमते हैं, लेकिन वो जब भी शिविर लेते थे तो श्याम सुंदर जी का ये एग्जाम्पल बड़े पैमाने पर वो शिविर में बताते हैं और हमें उतना ही पता था, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं पिछले महीने जब आया कर्नाटक में, तब मुझे ये पता चला ये सब चीज़ें और कामरे साहब ने इनकी जानकारी दी, तो हमने तुरंत उस जिस दिन श्याम सुंदर जी की जन्मदिन था, जयंती थी, उसी दिन MNT पे ऑनलाइन चर्चा रखी, रात को 7 बजे मराठी में और रात को 8:30 बजे हिंदी में। तो वो अवेलेबल है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध था। जिन लोगों ने वो बात रखी उसके मुताबिक आपको पता चल सकता है, जिसका मैं फिर से जिक्र यहाँ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपने उसको देखना चाहिए क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ये पत्रिका छपवाने बहुत लोगों हमारे भी बनते, बाकी लोगों के बनते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते थे, इसलिए छपवा के क्या करें, कोई रास्ता बचा नहीं था। तो उस पीरियड में हमने जो लॉकडाउन पीरियड में जो डिलिब्रेशंस किए, रोज 3 घंटे ऑनलाइन रहता है, सवेरे 11 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 8:30 बजे, और 6 लैंग्वेजेस पे रहता है अलग अलग जगह। तो उसके भी 1000 एपिसोड्स करीबन अवेलेबल है, यानी हमारे सामने जितनी समस्याओं पे जिक्र आया है वह सभी समस्याओं के ऊपर हमने चर्चा की है, वो क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर। तो 1000 एपिसोड्स वो अवेलेबल है, आप कभी भी देख के वो बात समझ सकते हैं। आपको जो सही लगेगा उस चीज को अपने समझने का प्रयास करना चाहिए। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.